चलिए, तो सभी लोग आगे हैं। आगे है ना, तो एक इधर बैठ जाता, एक उधर बैठ जाता, कुछ लोग इधर बैठ जाते, कुछ उधर बैठ जाते हैं। एक काम करो, आप इधर बैठ जाइए। हैं? हाँ। ना ना, कोई एक आप वहीं रहो, आप इधर रहो। चलिए, ठीक है। देखो, ये सेट नंबर कौन सा है हमारा? 80। ठीक है, सेट नंबर 80। तो सेट नंबर 80 का उत्तराखंड वाला सेक्शन सॉल्व करते हैं। कैसा हुआ ये पेपर आपका? ठीक हुआ ना? आज का पेपर कैसा था? ठीक था? चलो, ये ठीक ठाक था। हाँ, बाकी अब चेक करेंगे ना कैसा था। देखो, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और पहला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन एक है साहित्य शिरोमणि अवार्ड, दूसरा है साहित्य भारतीय साहित्य रत्न पुरस्कार, द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड और राष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान। तो देखो, हाल में ही डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल को द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये हमारे उत्तराखंड के क्या है, एक बहुत बड़े क्या है, साहित्यकार है, महत्वपूर्ण साहित्यकार है। इन्होंने समय समय पर कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारी रचनाएं इनकी हैं। हाल में ही इसी साल देश का पहला क्या बना है? क्या बना है देश का पहला? इस साल नहीं, पिछले साल देश का पहला लेखक गांव कहाँ है? देश का पहला लेखक गांव, लेखक गांव, एक गांव में पहला लेखक गांव बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए लेखक गांव कहाँ है, तो देहरादून में है ना। तो देहरादून में जो थानो गांव है, थानो गांव में लेखक गांव की स्थापना की गई, जो कि अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और ये लेखक गांव की जो पहल थी, इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो साहित्य में इन्होंने तो काम किया ही है, साथ में देखो साहित्य में और क्या बेहतरीन चीजें की जा सकती है, तो इन्हीं की पहल थी लेखक गांव। अब ये लेखक गांव में होगा क्या कि यहाँ पे जो आपके क्या है साहित्यकार होंगे, उन लोगों की गैदरिंग होगी, किस तरीके से हम साहित्य के क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य करें, या कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, शोध करना चाहता है या साहित्य के क्षेत्र में शोधार्थी है, तो उनके लिए भी क्या होगी, सुविधाएं होंगी। क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक बुक्स का बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा। आने वाले टाइम पे सरकार ने तो ये भी लक्ष्य रखा है कि वहां पे 10 लाख किताबें होंगी। अभी हाल में है कितनी? 40-50 हजार किताबें। तो ऐसा लक्ष्य भी रखा गया कि भविष्य में यहाँ 10 लाख किताबें करेंगे। लेखक गांव, तो ये थानों को बनाया गया। तो इसीलिए इनको इन तमाम कार्यों के लिए 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 2024 में, ध्यान रखना, 25 लेखक गांव की औपचारिक शुरुआत कब होती है लेखक गांव की? तो ये होती है आपकी 25 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और लेखक गांव है कहां पर? तो यह है आपके देहरादून के थानों में, देहरादून के थानों गांव में। और इसकी जो औपचारिक शुरुआत करी थी भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, तो जो इनकी लेखक गांव की पहल थी, रमेश पोखरियाल निशंक की साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है, इसीलिए इनको 2025 में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ध्यान रखना, इनका जन्म जो है 1958 में कहां पे हुआ है? पौड़ी गढ़वाल में। कहां के? पौड़ी गढ़वाल के। 1958 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे क्या क्या रचनाएं बताओ? रचनाएं बताओ। ठीक है, सपने जो सोने नहीं देते, सपने जो सोने नहीं देते। ठीक है, सपने जो सोने नहीं देते। और एक आप लोग हैं, है ना, सपने कितने भी हो, सोना जरूरी है ना, और ज्यादा पढ़ते टाइम नींद आ जाती है। ठीक, सपने जो सोने नहीं देते, एक इनका है। शिखरों से संघर्ष, शिखरों से संघर्ष, शिखरों से संघर्ष, एक आपका क्या हो जाएगा? शिखरों से संघर्ष हो जाएगा। इसके अलावा भीड़ साक्षी है, भीड़ साक्षी है,
इसके अलावा स्पर्श गंगा, स्पर्श गंगा भी इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा शब्द कभी नहीं मरते, शब्द कभी नहीं मरते, शब्द कभी नहीं मरते, तो एक रचना आपकी ये हो जाएगी, शब्द कभी नहीं मरते। ठीक है। इसके अलावा और अगर रचनाओं की बात करें तो कथाएं पहाड़ों की, कथाएं पहाड़ों की, कथाएं पहाड़ों की, एक रचना ये है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पेपर में आ भी चुकी है, हिमालय का महाकुंभ, हिमालय का महाकुंभ, हिमालय का महाकुंभ। ठीक है। और किसे कहा जाता है हिमालय का महाकुंभ? नंदा राजात। तो पूरी किताब का नाम क्या है? हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा, नंदा राजात यात्रा, नंदा राजात यात्रा हो जाएगा। राइट। तो हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजात यात्रा, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक है। इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं। अभी वर्तमान में कई शोधार्थी जो हैं इनकी रचनाओं पे शोध भी कर रहे हैं। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 22। वरिष्ठ साहित्यकार रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन कब हुआ, ये बताना आपको। ठीक है। तो जो वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी है, इनका डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ हुई 22 अगस्त 2025 को इनकी डेथ हुई। ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जुगल किशोर पेटसाली की बात करें तो जुगल किशोर पेटसाली कहां से थे? अल्मोड़ा से थे। ठीक है। कहां से थे? अल्मोड़ा से थे। ठीक। कहां से थे? अल्मोड़ा से थे। बाकी इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है, जैसे राजुला मालुशाही, राजुला मालुशाही, राजुला मालुशाही। ठीक है। राजुला मालुशाही, मध्य हिमालय की प्रेम, मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा, अमर प्रेम गाथा, अमर प्रेम गाथा। ठीक है। चलो, तो राजुला मालुशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा, एक ही किताब है, दो किताब मत समझना आप। ठीक है। राजुला मालुशाही, मध्य हिमालय की प्रेम गाथा, एक तो इनकी ये रचना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जय बाला मोरिया, जय बाला मोरिया, जय बाला मोरिया, एक रचना इनकी ये भी, जय बाला मोरिया हो जाएगा। ठीक है। जय बाला मोरिया। इसके अलावा इनके बारे में आप क्या याद रखोगे कि 2023 में, 2023 में, ठीक है, 2023 में इनको क्या मिलता है? लोक कथा के क्षेत्र में, लोक कथा के क्षेत्र में इनको क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और क्योंकि 2023 का था, ठीक है, 2023 का था, संगीत नाटक, सॉरी साहित्य नहीं, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, संगीत नाटक, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, अकादमी अमृत पुरस्कार, अमृत पुरस्कार कब दिया जाता है? 2023 में। अमृत इसलिए लगाया गया क्योंकि 2023 में भारत क्या मना रहा था? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, है ना। तो इसलिए उस टाइम पे हर चीज में अमृत शब्द लगा रहे थे। वैसे सिंपल सा जैसे पुरस्कार का नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। अमृत इसलिए लगाए क्योंकि 2023 में मिला है ना। ठीक है। चलो जी, तो ये जुगल किशोर पेटसाली के बारे में बात थी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास कि वीरांगना तीलू रौतेली दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ किस तिथि को मनाया जाता है? तो वीरांगना तीलू रौतेली बलिदान दिवस हर वर्ष जो है ये मनाया जाता है 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। 8 अगस्त 1661 ईस्वी में, ठीक है, 8 अगस्त 1661 ईस्वी में इनका जन्म कहां पे हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और पौड़ी गढ़वाल के किस गांव में हुआ था? गुराड़ गांव। पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
पौड़ी गढ़वाल। ठीक, वैसे इनका जो मूल नाम था वो था क्या? तिलोत्तमा देवी। क्या था मूल नाम? वैसे इनका मूल क्या नाम था? तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी, तिलोत्तमा देवी। बाकी आप जानते हैं कि तिलो रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने सुना होगा कि एक बार जो कुछ कत्यूरी थे, कत्यूर घाटी के जो कुछ राजकुमार थे, उन्होंने गढ़वाल पे क्या कर दिया? गढ़वाल की ओर आना शुरू हुआ और गढ़वाल पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। और जो गढ़वाल की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा मतलब जो आपका कौन सा एरिया हो जाएगा? चमोली का जो पूर्वी वाला हिस्सा हो जाएगा, चमोली का, और नीचे पौड़ी का जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक, तो जब ये कत्यूरी वहां पे आए तो उन्होंने वहां पे खूब क्या कर दिया? हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, कभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो फिर तीलू रौतेली के जो पिताजी और उनके जो भाई थे वो फिर इनसे लड़ने की, लड़ते लड़ते इन कत्यूरियों ने उनके पिता और भाइयों की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। फिर बाद में क्या थी देखो, या तो नारी है या तो चुपचाप बैठ जा, या कुछ नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया इन्होंने? कमाल संभाल दी, है ना। और ये युद्ध के मैदान में उतरी और कत्यूरियों को घसीटते घसीटते कहां ले गए? वापस बागेश्वर खदेड़ दिया इन्होंने। ठीक है, और जब वापस खदेड़ दिया तो फिर आपको पता ही है कि एक बार जब ये पूरी नयार नदी में क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी, तो तभी एक कत्यूरी सैनिक था जिसका नाम क्या था? रामू रजवार। तो रामू रजवार ने इन पीछे से क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। ठीक है, चलो जी। तो इनकी जो भूमिका थी, कत्यूरियों को भगाने में जो इनकी भूमिका थी, तो इन्होंने वैसे लड़ा जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी हत्या की बात करें तो इनकी हत्या किसने करी? तो कत्यूरी सैनिक, कत्यूरी सैनिक, क्या था उसका नाम? कत्यूरी सैनिक रामू रजवार, रामू रजवार, कत्यूरी सैनिक रामू रजवार हो जाएगा। ठीक है, तो कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा इनकी क्या की गई? हत्या की गई। इसके अलावा ध्यान रखना, यहीं पौड़ी गढ़वाल में एक स्थान पड़ता है रिखणी खाल। सुने आपने? रिखणी खाल, रिखणी खाल में जो है एक मेला लगता है, उस मेले क्या बोलते हैं? उस मेले को तीलू रौतेली मेला, तीलू रौतेली मेला या तीलू मेला। ठीक है, तीलू रौतेली मेला कहाँ पे लगता है? तो तीलू रौतेली मेला लगता है रिखणी खाल में लगता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां प्रश्न। चलो जी, उत्तराखंड राज्य के विविध क्षेत्र में प्रथम महिला के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प चुनना है। सबसे पहले कंचन सी भट्टाचार्य की बात करें तो क्या कंचन सी भट्टाचार्य राज्य की प्रथम राज्यपाल थी? नहीं। तो प्रथम राज्यपाल कौन थी हमारे राज्य की महिला में? कौन थी? थी नहीं, कौन थी फिर? अब परसों ही गया पिछले पेपर में है। हाँ ठीक है, कौन थी? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा हमारे राज्य की क्या थी? पहली फीमेल राज्यपाल थी। और दूसरी फीमेल राज्यपाल, फीमेल गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, याद रखना। यानी कि पहला वाला यहाँ पे गलत हो गया, तो यही क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होना चाहिए। बाकी अगर देखिए इंदिरा हृदय, तो ये हमारे राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री रही। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। सुधा पांडे की बात करें तो ये यूकेपीएससी की पहली महिला सदस्य थी, तो ये बात भी सही है। और वहीं ज्योतिराव पांडे की बात करें तो ये हमारे राज्य से पहले आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, तो यानी कि बाकी तीनों सही है। बाकी अगर महिलाओं की बात की जाए तो जिन महिलाओं ने राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में या अन्य जगह पे क्या किया है? भूमिका निभाई है, तो जैसे आपकी राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताओ, कैसे भूल सकते? इसलिए मैंने सबसे आसान वाला पूछा, मुख्य सचिव, राज्य की पहली मुख्य सचिव, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। कौन थी? ऑप्शन कौन थी? ऑप्शन यहाँ दे तो रखे है ना। राधा रतूड़ी, कैसे भूल गए आप इतनी जल्दी? राधा रतूड़ी। ठीक, राधा रतूड़ी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त,
तो ये कौन थी? है कौन थी? राधा रतुड़ी। थी नहीं है अभी भी है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये रिटायर होगी तो इनको ये एक एडिशनल चार्ज दिया गया, है ना। तो मुख्य सचिव के पद से जैसे रिटायर होगी, फिर इनको क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? मुख्य सूचना आयुक्त। तो ध्यान रखना, हमारे राज्य की प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त भी कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त भी कौन है? तो ये भी हमारी कौन है? राधा जी। ठीक है, राधा रतोड़ी जी हो जाएंगी। ठीक, तो मुख्य सचिव हो गया, मुख्य सूचना आयुक्त हो गया। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे उत्तराखंड की पहली राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद हमारे राज्य की, तो उनका नाम क्या था? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। मनोरमा शर्मा। ठीक है, मनोरमा शर्मा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राज्य की पहली मेयर, महिला मेयर, राज्य की पहली महिला मेयर है कौन थी? ये भी मनोरमा शर्मा ही थी। ऑप्शन क्या देना? सामने आंसर है, ऑप्शन दोगे सामने आंसर है। ठीक है, मनोरमा शर्मा। तो ध्यान रखना, राज्य की पहली मेयर कौन थी? मनोरमा शर्मा, जो कि देहरादून की मेयर थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे, अच्छा यहाँ पे एक एक महिला का नाम आ रखा था, कंचन सी भट्टाचार्य। तो ये क्या थी? राज्य की पहली क्या थी ये? हाँ, ये राज्य की पहली महिला डीजीपी थी ये। राज्य की पहली महिला डीजीपी है ना, राज्य की पहली महिला। ठीक है, मुख्य क्या बोलेंगे इसको? डीजीपी को, गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। हाँ, राज्य की पुलिस हेड है ना, पुलिस महानिदेशक। हाँ, पुलिस महानिदेशक बोलेंगे। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर महिलाओं में बात करें तो हमारे राज्य से पहली महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी, बछेंद्री पाल। ये राज्य से ही क्या पूरे देश में ही? कब चढ़ी थी? कब चढ़ी है? 1800 1800 में ना, 1984 ईस्वी में। ठीक है, 1984 में, आप याद रखोगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, हाँ कौन थी? हंसा मनराल। ठीक है, हंसा मनराल राज्य की पहली महिला थी जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे राज्य की पहली महिला, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली, स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, तो कौन थी? कौन थी? बिस्नी देवी शाह। राइट, बिस्नी देवी शाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला मेजर जनरल, पहली मेजर जनरल, तो मेजर जनरल कौन थी? राज्य की पहली मेजर जनरल, तो ये थी आपकी कौन? माया टमटा। कौन थी? माया टमटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास, दसौली एवं घाट विकासखंड किस जिले में स्थित है? दसौली एवं घाट विकासखंड, बताओ कहां पर स्थित है? दसौली कैसे भूल गए? दसौली भूल गए हैं? हाँ, चमोली। तो इतने हैरान होके क्यों बोल रहे हो, है ना? चमोली ही है आंसर। दसौली ग्राम स्वराज संघ भूल गए, चंडी प्रसाद भट्ट कैसे भूल सकते हैं आप? गौरा देवी चिपको मूवमेंट, है ना? ठीक है, चलो जी। तो ध्यान रखना, अगर मैं दसौली एवं घाट विकास खंड की बात करूं तो ये दोनों आपके कहां पर है? चमोली में है। और वहीं अगर चमोली में कुल विकास खंडों की बात करें तो कुल विकास खंड कितने हैं चमोली में? 9 विकास खंड है ना। और ये 9 विकास खंड कौन कौन से हैं? तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, 9 विकास खंड। ठीक है, चलो तो कौन कौन से देखो। एक हो गया आपका जोशीमठ, ठीक है। एक हो गया हमारा क्या? कर्णप्रयाग, ठीक है। एक हो गया आपका कर्णप्रयाग हो गया, एक आपका देवाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा गैरसैंण हो गया, ठीक है। देवाल, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवाल हो गया। उसके अलावा थराली, थराली है। थराली के अलावा कौन सा है? पोखरी, पोखरी सुना होगा आपने, ठीक है, पोखरी हो जाएगा। पोखरी के अलावा आपका नारायण बगड़ हो गया, नारायण बगड़, नारायण बगड़। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7,
और 2 आपकी ये होगी, ठीक है। कौन कौन से? दसौली और घाट हो जाएगा। तो कुल 9 क्या है यहाँ पे विकास खंड है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं तहसील कितनी है यहाँ पे, तहसील है, तहसील कितनी है, तो तहसील है यहाँ पे कितनी, 12। तहसील कितनी है, 12 तहसील है, ठीक है। देखो तहसील में ये 9 तो है ही है आपके तहसील, उसके अलावा 3 और लिखेंगे आप, जिलासू, आदि बदरी और नंदानगर, ठीक है। जिलासू, जिलासू हो जाएगा, इसके अलावा आदि बदरी हो जाएगा, आदि बदरी, और आदि बदरी के अलावा आपका नंदप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके तहसील हो जाएंगे। देखो तहसील ये 9 तो है ही है तहसील, उनके साथ साथ ये 3 और तहसील है, यानी कि तहसील कितनी है चमोली में, 12। विकास खंड कितने हैं, 9। ये विकास खंड आपकी ये रही, ठीक है। तो ये जो 9 है ये आपके विकास खंड भी है, तहसील भी है, उनके अलावा 3 तहसील आपकी हो जाएंगी। अगर पौड़ी में बात करें तो पौड़ी में विकास खंड कितने हैं, तो पौड़ी में विकास खंड है 15। देहरादून में कुल कितने विकास खंड है, 6। और रुद्रप्रयाग में बात करें तो रुद्रप्रयाग में कुल विकास खंड कितने हैं, 3। रुद्रप्रयाग का आप इजिली से याद रख सकते हैं, एक आपका अगस्त्य मुनि, उखीमठ, और आपका कौन सा हो जाएगा, जखोली हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से बताओ भाई कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, बताओ। पहला कथन है आपके पास, राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल की शुरुआत 13 मई 2020 में की गई। दूसरा है आपके पास रोजगार प्रयाग पोर्टल 10 अक्टूबर 2023, आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल 2022 और ग्रोथ सेंटर योजना 2023। तो डी वाला आपका गलत ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 2018-19 के दौरान हुई थी, 2018-19 के दौरान हुई थी, ठीक है, ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत। बाकी आपके क्या है, सारे बिल्कुल सही है। ग्रोथ सेंटर ये अलग अलग ब्लॉक में आपकी ग्रोथ सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे राज्य के जो उत्पाद हैं, ठीक है, उनको एक मार्केट मिल जाएगा और इससे स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सारे आपके क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला सारथी योजना कब, महिला सारथी योजना इस है, महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025, महिलाओं को वाहन का प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और मुख्यमंत्री सीएम नमक पोषण योजना, ये कब कब शुरू हुई थी, नमक पोषण योजना 2023 में, ये 6 जुलाई 2024, ठीक है, 6 जुलाई 2024 मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स, ये पिछली बार ही करवाया था, अभी पिछले पेपर में है ना, याद नहीं कर रहे, तो क्या करा फिर पिछले पेपर में तब है, ये पिछले पेपर है नमक वाला, लैब ऑन व्हील्स, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से कानू मेला कहाँ लगता है, कानू मेला, तो कानू मेला लगता है आपका चक्राता, यानी कि जौनसार क्षेत्र में आपका कानू मेला लगता है, ठीक। चंबा में बताओ, चंबा में कौन सा मेला लगता है, तो चंबा में जो मेला लगता है कौन सा लगता है, हाँ, वीर गब्बर सिंह मेला, वीर गब्बर सिंह मेला लगता है, वीर गब्बर सिंह मेला। और ये लगता है कब लगता है, 21 अप्रैल को वीर गब्बर सिंह मेला लगता है। इसके अलावा देखो अगर काशीपुर में पूछो तो काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? कौन सा, हाँ, चैती बाला सुंदरी मेला, और चैती बाला सुंदरी मेला लगता है चैत की अष्टमी को लगता है, काशीपुर में लगता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखोगी। अगला प्रश्न आ जाओ, पिथौरागढ़ के चौदांश नामक स्थान पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ के चौदांश नामक जगह पे जो है कंडाली उत्सव मनाया जाता है ना। तो कंडाली उत्सव बताया था मैंने आपको कि हर 12 वर्ष के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग कंडाली को क्या करते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं, ठीक है। तो कंडाली उत्सव हो जाएगा। नंदा देवी तो हर जगह ही होता है ना। हरियाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, हरियाली उत्सव नैनीताल में, हरियाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नैनीताल में। लेकिन अगर ये आ जाए हरियाली पूड़ा, हरियाली पूड़ा मेला आ जाए तो है, हाँ, हरियाली पूड़ा मेला आ गए तो चमोली, और अगर हरियाली मेला आता है तो नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। खतड़ोबा उत्सव बताओ, है अल्मोड़ा में। खतड़वा उत्सव की बात करें तो देखो ये अश्विन संक्रांति के दिन मनाया जाता है, अश्विन
संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और बाकी अगर बात करें तो यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, कुमाऊं क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में हो जाएगा। इसको गैत्यार भी बोलते हैं या घीत्यार भी बोलते हैं, और इस दिन घी खाना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न, राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वरी देवी का मंदिर आपका कहाँ है, कहाँ पर है, देवलगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, राज राजेश्वरी का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, देवलगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, कुमाऊं क्षेत्र में बाकी एक राज राजेश्वरी का मंदिर कहाँ पे, कंडारा में भी है। ठीक है, कंडारा में बताया था मैंने, रुद्रप्रयाग। कुमाऊं क्षेत्र में बड़ीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर, तो ये तो आपको कहाँ पे हो जाएगा, द्वाराहाट में ही हो जाएगा, है ना, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। ठीक है, चलो बाकी मंदिर तो कई बार बता ही चुका मैं। उत्तर या उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किसके मार्गदर्शन में बनाया गया था? आज सुबह की क्लास में किया हमने। हाँ, किसके मार्गदर्शन में, नहीं ले, हाँ चलो जी, ये सुरेंद्र पाल जोशी के मार्गदर्शन में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अगर सुरेंद्र पाल जोशी की बात करें तो ध्यान रखना, ये क्या थे, ये एक चित्रकार और मूर्तिकार थे। क्या थे, चित्रकार एवं आपके क्या हो जाएंगे, मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है, चित्रकार एवं मूर्तिकार हो जाएंगे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1955 ईस्वी में देहरादून में हुआ। 1955 ईस्वी में कहां पे हुआ, देहरादून में इनका क्या होता है, जन्म होता है। वहीं देखो, अगर अरुण योगीराज सुना है आपने ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है ना, खूब चर्चाओं में पिछले कुछ 2-3 सालों से। हाँ, क्या बनाई, मूर्ति बनाई, कौन सी मूर्ति बनाई, राम जी की मूर्ति बनाई, है ना। तो राम जी की जो मूर्ति आपको दिखती है ना, ठीक है, हाँ, अयोध्या राम मंदिर में, तो इस मूर्ति को इन्होंने ही बनाया, अरुण योगीराज ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, अरुण योगीराज की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखो कि अरुण योगीराज जो है वो मैसूर, ठीक है, और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। तो ये मैसूर कर्नाटक के रहने वाले मूर्तिकार हैं, और इनके बनाई गई हाल में कुछ जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, लगातार चर्चाओं में रही है सारी मूर्तियां, है ना। जैसे एक मूर्ति है आपकी कौन सी, पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, राम लला की, है ना, राम लला की कौन सी मूर्ति, बाल, है ना, बाल मूर्ति, बाल अवस्था की मूर्ति। ठीक है, एक तो ये मूर्ति है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले आपने, पिछले साल या 1-2 साल पहले, केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना हुई ना, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो देखो, तो केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति, शंकराचार्य जी की मूर्ति, ठीक है, और शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है लगभग 12 फीट है। ठीक है, तो इस मूर्ति का निर्माण भी इन्होंने किया, ये मूर्ति भी इन्होंने बनाई। इसके अलावा एक और मूर्ति अभी आपने देखा होगा, जो इंडिया गेट में एक नई मूर्ति लगाई गई इंडिया गेट में, और ये भी काफी चर्चा का विषय रहा चर्चा का विषय, नहीं पता, रहा चर्चा का विषय, अरे किसको पता ना, भगवान ही जाने, हमें तो और ही चर्चाएं सुनाई देती हैं। ये चर्चा का विषय क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी की वहां पे क्या लगाएगी, प्रतिमा लगाएगी ना इंडिया गेट पे। पहले आपने देखा होगा इंडिया गेट पे पहले वो जलता था ना, अखंड ज्योति, वो वीर सैनिकों की जो अखंड ज्योति है वो जलती थी। तो अब सरकार ने क्या किया, उसको वहां से शिफ्ट किया है ना, और वो शिफ्ट कहाँ पे किया, जो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल है वहां पे शिफ्ट किया, और वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी की क्या लगा दी, मूर्ति लगा दी, है ना, ताकि सुभाष चंद्र बोस जी की भी महत्वपूर्ण योगदान थी ना, भूमिका थी या नहीं थी, है ना, देश की आजादी में। ठीक, तो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, की मूर्ति कहां पर, इंडिया गेट में हो, ठीक है, इंडिया गेट। तो देखो, ये इनकी बनाई गई कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, याद रखोगे इन सभी मूर्तियों को। ठीक है, इन मूर्तियों को क्या रखोगे आप, अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि पेपर में कौन सा आ जाए आपको भी नहीं पता। ठीक है, चलो जी, तो जो शंकराचार्य की मूर्ति है 12 फीट है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है 30 फीट ऊंची है, और रामलला की जो मूर्ति है ये आपके लिए गृह कार्य है,
है ना, कि रामलला जी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, ये आप घर से ढूंढ के लाओगे। ठीक, और ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामलला जी की जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ, और अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा विकल्प सही है, बताओ कौन सा विकल्प सही है। सुलेठा, घास का बोझा ले जाने के काम आने वाली लकड़ी जिसका एक सिरा नुकीला होता है। बताओ क्या ये बात सही है सही है ना ये बात, बिल्कुल सही है ये बात। सुलेठा, सुयठा, है ना, हाँ घर में तो सुयठा भी बोलते हैं। ठीक है, सुलेठा होता है घास लाने की लकड़ी। कैसे कैसे होती, ऐसे लंबी लकड़ी होती है, और जैसे जंगल चले गए तो उनके बढ़िया से वो करते हैं ना, गट्ठा बनाते हैं घास का, फिर घास का गट्ठा बने और उस लकड़ी पे ऐसे ऐसे रखे ताकि वो इधर उधर गिरे ना। ठीक है, सुलेठा कहा जाता है। ऐसे लंबी सी लकड़ी होती है, और फिर जो घास के जो आपने वो बांध रखे ना गट्ठे, तो ऐसे दबा के एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो उससे एक प्रॉपर बैलेंस रहता है। आपका जो घास का भारा, भारा ही बोलते हैं ना उसको, है ना, घास का जो भारा होता है, ठीक है, वो कभी डिसबैलेंस नहीं हो सकता है। अगर आपने नॉर्मली लगाया तो भाई वो कहीं पे भी डिसबैलेंस हो सकता है ना। ठीक है, कई बार जैसे भारा गिर जाता है तो पूरा आपका फैल जाएगा, लेकिन सुलेठा में लगा रखा है वो नहीं, वो कभी क्या नहीं होगा आपका, बिखरेगा नहीं। ठीक, चलो ये बिल्कुल ठीक है। अंगदीरो या अंधखीरो, चूल्हे के ऊपर का स्थान जिसमें लकड़ियां रखी जाती है ताकि सूखे, ताकि सूखी रहे। सही है, ये भी बात भी सही है ना। चलो जैसे आपने चूल्हे के ऊपर लोगों ने वो बना रखे रहते हैं ना, एक बढ़िया से रखने के लिए, लकड़ी रखने के लिए बनाया, तार तूर का कुछ ऐसे बनाया रहता है, उसके ऊपर लकड़ी रख दी, कच्ची रख दी, तो कुछ टाइम के बाद वो सूख जाती है ना, उसको कहा जाता है अंगदीरो या अंधखीरो कहा जाता है। हालांकि अब नहीं होता, अब तो लोगों के पास गैस का चूल्हा है, और गैस का चूल्हे के ऊपर कहाँ रखेंगे ना, पुराने टाइप के जो आपके क्या होते हैं वो होते हैं। मुछालो, लकड़ी से बनी मंथाली। मुछालो, मुछाला नहीं सुना आपने, मुछाला है, तो ये तो नहीं होता, ये तो कुछ और ही बात हुई ना। मुछालो नहीं, आपने ऐसा सुना मुछालो से डामण में, ऐसा सुना है आपने, हैं बोलते ना घर में, ज्यादा चुई चुई की तो ये मुछालो से मुंह मुंगी है ना, बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो मुछालो मतलब क्या होता है, जो जलती हुई लकड़ी होती है, जलती हुई जो लकड़ी होती है उसी को मुछाला बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फुर्रा, फुर्रा होता है काष्ठ निर्मित नमकदानी, बिल्कुल सही है, तो आपका ए वाला ठीक हो जाएगा। तो एक दो चार आपके ठीक है, तीन वाला ठीक नहीं। अगला प्रश्न आ जाओ, नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई। रंगमंडल की स्थापना, पहली बात तो याद रखो, रंगमंडल की स्थापना 2000 में हुई थी, और हमारे राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए, ठीक है, रंगमंडल की स्थापना होती है, और ये होती है देहरादून व अल्मोड़ा में। तो एक रंगमंडल आपको देहरादून में मिलेगा, एक अल्मोड़ा में मिलेगा। और स्थापना कब हुई, कब हुई स्थापना, 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा कला के क्षेत्र में बात करें तो हमारे राज्य में कई सारे क्या बना रखे हैं आपके, कला से संबंधित संस्थान है, जैसे आपका संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, एवं कला परिषद कहां पर है, तो यह है देहरादून में, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राज्य अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार, और राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई कब, 2003 में, और ये भी कहां पे है, देहरादून में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2005 में हुई, और कहां पे हुई, इसकी स्थापना भी देहरादून में हुई। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2005 में देहरादून में हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उदय शंकर कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर, उदय शंकर कल्चर सेंटर, तो उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी, किसके प्रयासों से, मोहन उत्प्रेती के प्रयासों से। अगर आपसे पूछा जाए कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, तो इसकी स्थापना 2003 में कहां पे होती है, अल्मोड़ा में होती है। 2003 में कहां पे होती है, अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, तो ये कुछ आप सांस्कृतिक संस्थान के बारे में भी याद रखोगे।
अगला प्रश्न है, क्रौच एवं चंद्रशिला पर्वत कहाँ है? हाँ, क्रौच पर्वत और चंद्रशिला दोनों पर्वत आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? रुद्रप्रयाग में मिल जाएंगे। और आपको मैंने कई बार बता भी रखा है कि क्रौच पर्वत पे ही उत्तर भारत का एकमात्र क्या है? कार्तिकेय मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कार्तिकेय मंदिर है, कार्तिक स्वामी है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कार्तिक स्वामी बोलते हैं। ठीक है, कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामीनाथ। ठीक है, कार्तिक स्वामीनाथ। इसलिए उस क्षेत्र में ना आपको जनरली जो कुल देवता होते हैं ना, वो कार्तिक स्वामी कुल देवता। मैक्सिमम गांवों के कुल देवता आपको क्या मिलेंगे? कार्तिक स्वामीनाथ ही मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो जो चंद्रशिला पर्वत है, तो चंद्रशिला पर्वत आपको कहां पे मिलेगा? रुद्रप्रयाग में। कहां पे? हाँ, क्योंकि ये स्थान भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कहां पे? तुंगनाथ। तुंगनाथ से लगभग लगभग जब आप 1 किलोमीटर और ऊपर जाओगे तो आपको चंद्रशिला नामक स्थान पड़ेगा, है ना, बहुत टॉप में ये भी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, अगला प्रश्न आपका दर्रा से संबंधित हो जाएगा। तो ऊंटा, जयंती, मंशिया, लिपुलेख, लंपिया तथा गुंजी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इन दर्रों का पूर्व से पश्चिम में क्रम निर्धारित कीजिएगा। तो भाई क्रम निर्धारित करिए। तो सबसे पहले देखो लंपिया पड़ता है, पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, फिर गुंजी, फिर लिपुलेख, फिर ऊंटा, फिर जयंती और फिर आपका मंशिया हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और हमारे पास क्या है? दर्रे है ना, जैसे पिथौरागढ़ में ही जैसे एक दर्रा है लास्पा धुर्रा, ये लास्पा दर्रा कहां पर? तो ये पिथौरागढ़ और किसको जोड़ता है? चंपावत को जोड़ता है। अगर ट्रेल पास की बात करें तो ट्रेल पास किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दारमा और ब्यास को कौन जोड़ता है? दारमा और ब्यास को कौन जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? सिनला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि ब्यास नहीं दारमा, दारमा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कुटी, दारमा और कुटी को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है नामा, नामा दर्रा जोड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दारमा और लिस्सर घाटी को कौन जोड़ता है? दारमा और लिस्सर घाटी को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है गंगाचल। अब देखो कैसा याद, कैसा पेपर विश्लेषण किया आपने। सेम चीज मैंने पिछले पेपर में बताई थी, है ना। हाँ, तो घर पे आप पेपर को ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी देखो चमोली के साथ लातूधुरा, ठीक है, टोपी ढूंगा, यही है ना चमोली के साथ। मारच्यूक, बारह होती, ठीक है, चोर होती भी है नहीं, चोर होती नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना, ये कहाँ है? हिंदाव पट्टी टिहरी गढ़वाल हो जाएगा, हिंदाव पट्टी टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न आ जाओ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले देखना है यहाँ पे धमोरी ताल की बात करें तो धमोरी ताल आपका कहां पर है? पिथौरागढ़ में ही है। सड़िया ताल आपका नैनीताल में है। रोई साड़ा ताल आपका उत्तरकाशी में, और बैगुल डैम आपका कहां हो जाएगा? उधम सिंह नगर में हो जाएगा। तो ए का 1 और डी का 4, ए का 1 डी का 4, ए का 1 डी का 4 3 और इसका 2 3 और 2, ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है? निम्न में से पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है? तो पनार नदी देखो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, इन तीनों का क्या करती है? सीमांकन करती है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टिहरी डैम से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति कब प्रदान करी? तो सबसे पहले देखो टिहरी बांध का इतिहास देख लेते हैं हम। सबसे पहले 1949 में, ध्यान रखना, टिहरी में यह परिकल्पना की गई थी कि टिहरी में क्या बन सकता है? एक बहुत बड़ा डैम बन सकता है, भारत की एक बहुत बड़ी, है ना, जल विद्युत परियोजना बनाई जा सकती है। तो 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, टिहरी बांध की क्या की गई थी? परिकल्पना की गई थी, है ना, इसके बारे में सोचा गया था। ठीक, फिर उसके बाद साल आया 1972, 1972, और 1972 में इस परियोजना के लिए योजना आयोग की क्या मिली? स्वीकृति मिली। योजना आयोग के द्वारा इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। फिर 1978 में, 1978 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1978 ईस्वी में जो है बांध बनाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, तो बांध निर्माण कार्य क्या हुआ? शुरू। निर्माण कार्य शुरू होता है 1978 में, निर्माण कार्य क्या हुआ? शुरू हुआ। ठीक, और किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा शुरू किया गया।
साल आया 1986, 1986, और 1986 में देखो पहले जो ये परियोजना थी वो केवल और केवल 600 मेगावाट की थी। 1986 में रूस के राष्ट्रपति कौन आए? मिखाइल गोर्बाचोव आए। ठीक है, तो उन्होंने भारत में इस डैम को बनाने में क्या की? सहायता, डैम को बनाने में सहायता, ठीक है, सहायता में अपनी भूमिका निभाई। तो ध्यान रखना, तो इन्होंने कहा कि भाई हम भी सहायता करेंगे इसमें। तो अब डैम की जो क्षमता थी उसको 600 से लेकर कहां बढ़ाया गया? 2400 मेगावाट किया गया। तो 1986 में रूस के राष्ट्रपति कौन? मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, गोर्बाचोव की भारत यात्रा के दौरान, ठीक है, ये भी समझौता हुआ कि रूस क्या करेगा? इस परियोजना में सहयोग करेगा। तो इसीलिए 1986 में इसकी जो क्षमता है वो 600 से बढ़ाकर के कितनी की गई? 2400 मेगावाट की गई। कितनी की गई? 2400 मेगावाट किया गया। फिर साल आया कब? 1988 का, 1988, 12 जुलाई 1988। क्योंकि देखो सिंचाई विभाग काम कर रहा था, विभाग तो अभी भी बहुत ढीले से काम करते हैं, है ना। तो सोचो 1978, 1986 में तो क्या ही हाल रहे होंगे, जब तो कोई जमाना ही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत स्लो काम कर रहा था, स्लो, बहुत स्लो। और इतनी बड़ी परियोजना हो तो इतनी स्लो से काम हो रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और केंद्र सरकार ने टिहरी डैम की परियोजना को, ठीक है, इसके निर्माण के लिए एक कंपनी बनाई और उसी कंपनी का नाम क्या था? THDC। ठीक है, THDC, टिहरी डैम हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कही 12 जुलाई 1988। और ध्यान रखना फरवरी 1989 में, ठीक है, जो टिहरी डैम का प्रोजेक्ट है यह THDC को सौंपा गया। ठीक है, तो किसको सौंपा गया? THDC, THDC को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? THDC को सौंपा गया, THDC को सौंपा गया। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। फिर THDC ने काम शुरू किया और ध्यान रखना 30 जुलाई 2006 में जो है इसका जो पहला फेज था, जो मुख्य टिहरी डैम जहां बना हुआ है ना, उसका पहले फेज का कार्य क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्र को क्या होगी? समर्पित होगी, राष्ट्र को समर्पित। ठीक है, फेज वन, फेज वन जो कि कितने मेगावाट का था? 1000 मेगावाट का, ये राष्ट्र को क्या हो गया? समर्पित हो गया। ठीक है, चलो जी, तो 30 जुलाई 2006 में टिहरी डैम का जो फेज वन जो कि 1000 मेगावाट की था, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। टिहरी डैम जो है 3 फेज में है। एक तो आपका क्या है? देखो फेज वन, सबसे पहले आपका फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट में क्या है? टिहरी बांध, जहां पे मेन टिहरी बांध बनी रहे। ठीक है, फेज सेकंड जो था वो टिहरी पंप स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज। ठीक, ये भी कितने मेगावाट की? 1000 मेगावाट की। और फेज थर्ड में वो कौन सा आपका? कोटेश्वर बांध, जो कि कितने मेगावाट का होगा? 400 मेगावाट का होगा। ठीक है, ये पिछला वाला तो पिछले साल ही राष्ट्र को समर्पित हुआ ये वाला। ठीक है, बाकी अभी काम चल ही रहा है। तो देखो ये टिहरी बांध से संबंधित है। तो योजना आयोग के द्वारा कब मिली? 1972 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और अगला प्रश्न है हमारे पास उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपको सही आंदोलन सही सुमेलित करना है। रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ? 1994 ईस्वी में। ठीक है, प्रेरणता कौन थे? सुरेश भाई। मैती आंदोलन कौन थे? 1995 में। कौन कौन थे? कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत। रमाई आंदोलन कब हुआ? 1930, 30 मई 1930। प्रेरणता कौन थे? दयाराम रवाल्टा, दयाराम रवाल्टा हो जाएगा। ठीक है, और असहयोग वन आंदोलन की बात करें तो असहयोग वन आंदोलन आपका क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मिल रहा है यहाँ पे? एक का दो और दो का एक, एक का दो, दो का एक। ठीक है, फिर उसके बाद 4 और 3, फिर 4 और 3, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो जी, इनका मिलान करिए और मिलान करते हैं जरा। निम्न में से सही सुमेलित 2024 में, ठीक है, पर्यटन दिवस के अवसर पे इनको गांव घोषित किया गया। सबसे पहले ध्यान रखना सूपी गांव, सूपी गांव जो है बागेश्वर, बिल्कुल ठीक है। और इसको किस रूप में घोषित किया गया? पर्यटन गांव, कृषि पर्यटन गांव। इसको कृषि पर्यटन गांव घोषित किया गया था, कृषि पर्यटन गांव घोषित किया गया था बागेश्वर के सूपी गांव को।
जखोल गांव की बात करें तो जखोल गांव कौन सा पर्यटन, साहसिक पर्यटन के लिए, साहसिक पर्यटन, ठीक है, साहसिक पर्यटन। लेकिन ध्यान रखना जखोल गांव आपका नैनीताल में नहीं है, कहां है, कहां है फिर, उत्तरकाशी में है, ठीक है, कहां पर है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है। हरसिल गांव कहां है, उत्तरकाशी में, इसको जो है वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया। और वहीं गुंजी गांव की बात करें तो गुंजी गांव को भी वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया, और गुंजी गांव कहां पर है आपका, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये 2024 में, ठीक है, पर्यटन वर्ष में घोषित किया गया इनको, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से किन जनपदों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है, कहां कहां मिलता है मैग्नेसाइट खनिज, चमोली में भी मिलता है, बागेश्वर में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है, तो यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है ना। हर साल उत्तराखंड सरकार बजट लेके आती है, और जब बजट लेके आती है तो आपको पता है बजट होता क्या है, पहले ये बताओ मुझे क्या है बजट, व्हाट इज बजट है, क्या है बजट है, एक साल की पॉकेट मनी, अच्छा एक साल की पॉकेट मनी, अच्छा जी। देखो बजट है पूरे साल का, उत्तराखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकार का जो वार्षिक विवरण होता है, वार्षिक विवरण का मतलब है कि सरकार पहले ही ये अनुमान लगा देती है कि इस एक साल के अंदर हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, ठीक है, यानी कि हमारी इनकम क्या है, एक तो उसका ब्यौरा रहेगा, और दूसरा कि हमारे पास खर्चे क्या है, उन खर्चों का ब्यौरा रहता है। पूरा वार्षिक विवरण है भाई, यहाँ यहाँ इतना इतना खर्चा होगा, ठीक है, और यहाँ से हमारी इतनी इनकम होगी, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बजट कहा जाता है। और ध्यान रखना जो इस साल का बजट आया 2025-26 में, इसमें अगर हम देखें कि पेंशन, जो पेंशन वगैरह होती है, पेंशन में जो बजट का कुल हिस्सा यूज होगा वो होगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 12%। बजट का 12% हिस्सा जो है उत्तराखंड सरकार को पेंशन देने में लगती है। अब 12% कोई मजाक मत समझो भाई, 12% बहुत ज्यादा होता है पेंशन देने में, इसलिए सरकार पेंशन देने में कतरा रही थी, है ना। इसीलिए तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बंद किया गया, क्योंकि अगर बजट का इतना प्रतिशत पेंशन में ही जा रहा है तो विकास कार्य में कहाँ कहाँ लगेगा, है ना। 100 रुपए में से 12 तो केवल पेंशन, ठीक है, और ऊपर से जिसको पेंशन मिल रही है वो तो अब कार्य में भी नहीं है ना, उसका तो कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। अब आप सोचें या तो पेंशन तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पेंशन बंद होगी, पेंशन तो बंद हुई नहीं है, ऐसा तो कभी सरकार ने बोला ही नहीं कि पेंशन, हम खुद ही बोले कि पेंशन बंद होगी, अरे पेंशन बंद नहीं हुई, ऐसा नहीं कि अब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा तो है ही नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम बंद हुई है, उसकी जगह पे 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम आई है, और नई पेंशन स्कीम में ये है कि भाई जो आपकी सैलरी होगी, आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कटेगा। पुरानी पेंशन स्कीम में यह था कि आपकी सैलरी से 1 रुपए नहीं कटता था, ठीक है। अब ये ठीक तो है भाई, आपकी पेंशन, अब सरकार का ये है आपकी सैलरी से थोड़ा जो भी जो है 10% या 8% कटेगा, और यही जो कट रहा आपका हर महीना जो 30 साल में जो जमा हो जाएगा, और उसके बाद जो उस पर ब्याज मिलेगा, है ना, वही आपको पेंशन की फॉर्म में दी जाएगी। तो सही तो है, नहीं है इसमें क्या गड़बड़ी है। एक तो भाई 30 साल तक जॉब में सैलरी मिलेगी, और उसके बाद आदमी जब तक जिएगा तब तक उसको सैलरी पे सैलरी धपाधप सैलरी मिलती जा रही है ना। तो ठीक तो है पेंशन का अंशदान, तो सरकार ने ये नई स्कीम निकाली है, अच्छा तो है, उसमें क्या बुरा है। पर ठीक है, लोगों को तो है ना अपना फायदा ही देखना है, किसको किसका है मतलब है कि देश भी आगे बढ़े, राज्य भी आगे बढ़े, क्षेत्र भी आगे बढ़े, नहीं है। चलो, तो वेतन भत्ते मजदूरी की बात करें तो वेतन भत्ते मजदूरी में सरकार का 23% खर्चा होता है, ये भी बहुत ज्यादा है ना। वेतन में, वेतन में ही, वेतन भत्ते मजदूरी में सरकार का 23% खर्चा हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी, बजट का कितना बड़ा हिस्सा सैलरी में जा रहा है, ठीक है। और इसमें सभी प्रकार के वेतन है, हाँ, एक जो परमानेंट वाला है, एक जो संविदा वाले हैं, एक जो सरकार के नॉर्मल जैसे जैसे लेबरिंग कार्य में रहते हैं, सभी प्रकार के 23% हिस्सा जाता है। अन्य व्यय में बात करें तो ये 28% है ना। और निवेश ऋण में बात करें तो ये 9% हिस्सा खर्च होता है। तो बताओ इस हिसाब से देखो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है खर्चा, तो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है ये अन्य व्यय में, क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, और प्रश्न है
नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है बताओ, है किसी को पता? तो नगरीकरण के हिसाब से देखें तो हमारे उत्तराखंड का है पूरे देश में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, चलो जी। नगरीकरण में देखो, अगर हम बात करें तो नगरीकरण की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारे राज्य की जनसंख्या में बात करें तो देखो 69 पॉइंट कितना, ठीक है 69.77% जो है हमारे राज्य में कैसी जनसंख्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। बाकी जो छूट गया है, कितना छूट गया है? 30.23%। ये क्या हो जाएगी? आपकी नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नगरीय जनसंख्या में बात करें तो नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है आपकी कहाँ की? तो ये है आपकी कहाँ की? देहरादून की। देहरादून के बाद आ जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद आता है आपका क्या? उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? देहरादून की, फिर हरिद्वार की, फिर उधम सिंह नगर की हो जाएगी। वहीं कम में बात करें तो सबसे कम आपकी कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है बागेश्वर में, और बागेश्वर के बाद किसका नंबर आता है? रुद्रप्रयाग के आ जाएगा। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या में बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां की है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, हाँ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है हरिद्वार की। ठीक है, हरिद्वार के बाद आपका कौन सा है? तो हरिद्वार के बाद है आपका उधम सिंह नगर है सर्वाधिक ग्रामीण में। और सबसे कम में बात करें तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है कहां की? चंपावत की। और दूसरे नंबर पे कौन है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का स्टेटस सेम है, हाँ उधर भी 2 और इधर भी 2। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। केंद्र सरकार ने 1965 में जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया? तो यह है लोकर समिति, ए हो जाएगा। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव, है ना। और पिछली क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? वंशज पढ़ाए थे ना, वंशज। हाँ, तो अब चलो आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलो जी। तो कार्तिकेयपुर वंश के 3 परिवारों ने शासन किया है ना। और इसमें से जो पहले परिवार था, पहले परिवार का संस्थापक था कौन? बसंत देव। ठीक, बसंत देव के बाद कौन सा राजा हुआ है? बसंत देव के बाद है कौन सा राजा हुआ है? बसंत देव के बाद जो राजा हुआ है वो क्रॉस हुआ है। क्रॉस मतलब, हाँ मतलब नाम मिट गया ना, पता नहीं चल रहा लिखा क्या हुआ है। उसके बाद आया खरपड़ देव। ठीक है, खरपड़ देव के बाद कौन आया? हाँ यशोवर्मन, क्या बोले? कल्याण वर्मन। हाँ कल्याण वर्मन, कल्याण देव। फिर उसके बाद कौन? त्रिभुवन, त्रिभुवन देव। ठीक है, तो कितने राजा हुए? 5। तो पहले परिवार में 5 राजाओं ने शासन किया। सेकंड परिवार की बात करें तो सेकंड परिवार का संस्थापक था कौन? निम्बर देव। ठीक है, निम्बर देव के बाद कौन आया? इष्टगण देव। और इष्टगण देव के बाद कौन आया? ललित शूरदेव। और ललित शूरदेव के बाद कौन आया? भूदेव। तो यानी कि दूसरे परिवार में कुल कितने राजाओं ने? 4 राजाओं ने। और वहीं अगर तीसरे परिवार की बात करें तो तीसरे परिवार में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो तीसरे परिवार में हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा सलोणादित्य। ठीक है, इसीलिए इसको सलोणादित्य वंश भी कहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस वंश की स्थापना किसने करी? इच्छर देव ने करी। इच्छर देव के बाद पदम देव, फिर आपका देसट देव, और फिर आपका सुभिक्ष राज देव। ये ध्यान रखना। ठीक है, सुभिक्ष राज देव। तो कुल कितने राजा हुए? 5। 5 5 10 4 14। तो यानी कि कार्तिकेयपुर के 14 राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है। अगला प्रश्न आ जाओ। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किसका किया अंग्रेजी में अनुवाद? तो यह था आपका बागेश्वर शिलालेख हो जाएगा, है ना। बाकी आपको पता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के अभिलेख कई जगह मिले हैं, जैसे पांडुकेश्वर में मिला है, कंडारा रुद्रप्रयाग में मिला है, बागेश्वर में मिला है, बागनाथ में मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, चलो जी। ठीक, चलो कंडारा अभिलेख कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, है ना। हाँ बस चमोली याद आ रहा है ना। पांडुकेश्वर कहाँ है? चमोली। धारसिल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और बागेश्वर कहाँ होगा? बागेश्वर में ही हो जाएगा।
अगला अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश का शासन कहाँ था? पाल वंश का शासन कहाँ था? अस्कोट। तो ये तो पता ही है ना। चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। कथन 1 और कथन 2 को विचार करना, आपको इसमें विचार करिए जरा। कालसी शिलालेख अशोक का 13वां था, बिल्कुल सही बात है। इस शिलालेख सम्राट अशोक ने घोषणा की कि उसने मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है, तो बिल्कुल बात सही है, तो 1 2 सही है ना। कालसी अभिलेख की बात करें तो 1960 में, सॉरी 1860 में इसकी खोज किसने करी थी? फॉरेस्ट नामक अधिकारी ने करी थी, फॉरेस्ट ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? फॉरेस्ट ने की थी। और कालसी अभिलेख की बात करें तो यह अभिलेख मैं कई बार बता चुका हूं आपको, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, उसी अभिलेख में कालसी या यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ठीक है, बाकी कालसी का पुराना नाम सुधनगर और कलकुट, यही है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदाण क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत करते हैं? तो बदाण क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का बीच वाला क्षेत्र है, नंदा देवी पर्वत गढ़वाल कुमाऊं का बीच वाला क्षेत्र है। इसका मतलब क्या कर रहा है? गढ़वाल और कुमाऊं को क्या कर रहा है? अलग कर रहे हैं। गढ़वाल को पहले क्या बोलते थे? केदारखंड, और कुमाऊं को क्या बोलते थे? मानसखंड। तो इसका मतलब केदारखंड व मानसखंड, ठीक है, का विभाजन करता है। नीम किरोली बाबा, करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, चलो जी ध्यान रखना कि नीम करोली बाबा, बताओ कब आए थे? कब आए थे यहाँ नैनीताल में? हाँ अभी परसों ही किया ना, उस दिन तो आए थे आप है ना। हाँ, नीम करोली बाबा 1962 में, है ना। हाँ 1962 ईस्वी में आगरा के, कहाँ से आए थे? आगरा के फिरोजाबाद से आए थे, है ना। आगरा से कहाँ आए थे? नैनीताल में आए थे। ठीक है, आगरा से नैनीताल आए थे, आगरा से नैनीताल आए थे। इसके अलावा ध्यान रखना 15 जून 1964 को, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया था। इसीलिए 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है? विशाल मेला लगता है, भंडारा भी लगता है, बहुत भीड़ होती है। ठीक है, ये बात भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक, चलो अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। और मिलान करने सबसे पहले देखो, मौलिक पंडित किसे कहा जाता है? नैन सिंह रावत को कहा जाता है, सर्वेयर थे। कहां से बिलोंग करते थे? मुंशियारी, नैनीताल, पिथौरागढ़ से। बाकी अगर आपको ये पता था और चिपको वुमेन पता था, चिपको वुमेन कौन है? गौरा देवी। तो ए का 2 और डी का 1, ए का 2 और डी का 1, ए का 2 और डी का 1, तो कहां मिल रहा है? ए में ही मिल रहा है ना। गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल, टिंचरी माई दीपा देवी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। कालों का डांडा, तो लेंस डाउन। तो देखो लेंस डाउन को पहले क्या बोलते थे? कालों का डांडा बोलते थे। भृगु तीर्थ, केदारनाथ को भृगु तीर्थ कहा जाता था। और जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? शाहजहांपुर था। तो यानी कि सभी आपकी क्या है? सुमेलित हैं। तो डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारे पास क्या है? प्राचीन नाम है, कि किस शहर को या किस स्थान को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है। जैसे सबसे पहले एक स्थान लिखना, टनकपुर। टनकपुर का जो प्राचीन नाम था, इसका नाम था ग्राष्टीगंज। पुराना नाम क्या था इसका? ग्राष्टीगंज हो गया। इसके अलावा अगला नानकमत्ता। नानकमत्ता का प्राचीन नाम, नानकमत्ता को पहले क्या बोलते थे? बक्सी कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या था? बक्सी था। इसके बाद डीडी हाट की बात करें तो डीडी हाट को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सीरा कहा जाता था। वहीं अगर विकास नगर की बात करें, देहरादून का जो विकास नगर है, विकास नगर को क्या कहा जाता था? चुडपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुडपुर कहा जाता था। विकास नगर के बाद खटीमा की बात की जाए तो खटीमा को मकरपुर कहा जाता था। खटीमा का पुराना नाम क्या था? मकरपुर था। खटीमा के बाद अगला आ जाएगा प्रतापनगर। प्रतापनगर, और प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था डांगधार। डांगधार।
ठीक है, डांगधार हो जाएगा। डांगधार के बाद कौसानी, कौसानी का प्राचीन नाम था, कौसानी का प्राचीन नाम था बलना, कौसानी का प्राचीन नाम क्या था, बलना हुआ करता था। इसके अलावा बाजपुर की बात करें तो बाजपुर का प्राचीन नाम था मुंडिया, बाजपुर का प्राचीन नाम था मुंडिया, बाजपुर का प्राचीन नाम क्या था, मुंडिया, मुंडिया। और वहीं अगर काशीपुर की बात करें तो काशीपुर का प्राचीन नाम था क्या, गोविषाण, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, गोविषाण हो जाएगा, राइट। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविषाण हो जाएगा। और नैनीताल का प्राचीन नाम छकाता, छकाता, नैनीताल का प्राचीन नाम छकाता हो जाएगा, छकाता हो जाएगा, ठीक है। और वहीं चंबा का पुराना नाम चमऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमऊ, ठीक। और अगर नरेंद्र नगर की बात करें तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था, ओडाथली, ओडाथली, राइट। तो ये कुछ हमारे स्थान है जिनके प्राचीन नाम कुछ इस तरीके से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवसों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले गढ़वाली बोली दिवस की बात करें तो गढ़वाली बोली दिवस देखो 2 सितंबर, 2 सितंबर यहाँ भी है। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है। बुग्याल संरक्षण दिवस तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं उत्तराखंड गौरव दिवस की बात करें तो ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी का 4 और डी का 2, सी का 4 और डी का 2, तो सी का 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, और डी का 2, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि गढ़वाली ये इसके साथ मिलान कर रखा है और बुग्याल वाला इससे मिलान कर रखा है, ठीक है। बाकी हम उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण दिवसों की बार बार चर्चा कर चुके हैं, जैसे 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है उत्तराखंड जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है, 5 जुलाई को हरियाली दिवस मनाया जाता है। एक नहीं, एक के अलावा अगर 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस के अवसर पे। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस, खटीमा कांड की स्मृति में, ठीक है, कुमाऊं बोली, कुमाऊनी भाषा दिवस या बोली दिवस। 2 सितंबर को तो हम देख चुके हैं गढ़वाली भाषा दिवस, उसके अलावा बुग्याल संरक्षण दिवस हो जाएगा। 9 सितंबर को कौन सा दिवस हो जाएगा, तो 9 दिवस को हिमालय दिवस हो जाएगा। 10 सितंबर को हमारा हो जाएगा उत्तराखंड गौरव दिवस। 17 सितंबर को उत्तराखंड जागर दिवस, प्रीतम भरतवाण के जन्म दिवस पर। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड साहित्य दिवस हरिदत्त शैलेश भट्ट के जन्म दिवस के अवसर पे। इसके अलावा 7 अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है पहाड़ दिवस या पहाड़ी दिवस। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, ठीक है। और इसके अलावा 17 सितंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिए गए उपन्यासों में मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कौन से हैं, तो एक है कुरु कुरु स्वाहा, ये भी इनका है, कसब इनका है, कौन हूं मैं, तो ये सभी इनके क्या हैं, उपन्यास हैं, किसके, मनोहर श्याम जोशी जी के क्या हैं, उपन्यास हो जाएंगे, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी के क्या हो जाएंगे, उपन्यास हो जाएंगे। बाकी इनके उपन्यासों की बात करें तो उत्तराधिकारिणी हो जाएगा, एक उत्तराधिकारिणी भी हो जाएगा, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। बाकी अगर इनके कुछ नाटकों की बात करें या इनके कुछ धारावाहिकों की बात करें तो जैसे एक इनका हमराही था, हमराही हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बुनियाद हो जाएगा, बुनियाद ये भी था, ठीक। इसके अलावा ध्यान रखना दूरदर्शन का जो पहला नाटक था जिसका नाम क्या था, हम लोग, 1982 में इन्होंने दूरदर्शन पे जो हम लोग नाटक चलता था, इस नाटक को इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। चलो जी, तो इतनी बात हमें क्या रखना है, मनोहर श्याम जोशी के बारे में याद रखना है। और इनका जन्म जो है 1933 में अल्मोड़ा में हुआ था, कहां हुआ था, 1933 में
अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती है? तो ये कूल कहलाती है। ठीक है, जो खेतों में आपने छोटी छोटी नहरें जो बनाई जाती है तो इनको कूल या गूल कहा जाता है। वहीं गदेरों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो छोटे नदियां होती है उनको क्या बोलते हैं? गदेरे बोलते हैं। ठीक, वहीं छोया की बात करें तो बरसाती पानी का जो स्रोत होता है, बरसाती पानी का स्रोत, बरसाती पानी का जो स्रोत होता है उसको छोया कहा जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे दुनिया भर के पानी के स्रोत मिल जाते हैं, तो इनको हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? छोया कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी बाबा ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है? तो इन्होंने ये भारोत्तोलन में बनाई है। ठीक है, किसमें बनाई है? भारोत्तोलन में बनाई है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं और अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करंट अफेयर से संबंधित हो जाएगा, सम्मान से संबंधित। ठीक, चलो जी अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से वर्ष 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान किन लोगों को प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना 2024 का जो गौरव सम्मान है, एक तो है हमारे कौन? हेमंत पांडे, हेमंत पांडे जो कि क्या है? एक अभिनेता है, एक इनको प्राप्त हुआ है, तो ये तो होंगे ही। दूसरा डॉक्टर महेश कुड़ियाल, ठीक है, डॉक्टर महेश कुड़ियाल, तो इनको भी क्या हुआ है? उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। ये क्या है? तो ये क्या आपके एक चिकित्सक है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके चिकित्सक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। बाकी अजीत डोभाल को नहीं मिला, प्रसून जोशी को नहीं मिला, तो यानी कि 1 और 2 आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 2024 में 5 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया और ये 5 हस्ती में कौन कौन से हैं? तो एक आपके अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान हो जाएंगे। इसके अलावा प्रीतम भरतवाण जी हो जाएंगे, प्रीतम भरतवाण, एक आपके प्रीतम भरतवाण हो जाएंगे। और प्रीतम भरतवाण के बाद नेक्स्ट है माता मंगला, माता मंगला जो कि हंस फाउंडेशन की क्या है? संस्थापक है। ठीक है, चलो जी, तो इन 5 लोगों को क्या मिला है? 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का है? तो सभी को पता है पंतनगर में है। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है हमारे पास क्या कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ये हमारे देहरादून में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये था आपके पास सेट नंबर 80 का, ठीक है, सेट नंबर 80 का सॉल्यूशन। और आप पढ़ते रहो, ठीक है, हर क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि जो प्रश्न है ना, जो आपको लगता है कि पहली बार देखा है या आपका प्रश्न गलत हुआ है, तो उस प्रश्न को स्टार करिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो सबसे पहले नजर आपके उसी प्रश्न पे पड़ेगी, है ना। चलिए, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।